आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है किस स्थिति में ग्रह बहुत ही अधिक हानिकारक या निष्फल हो जाते हैं और उनको जो फल देना चाहिए था, जो सपोज्ड था, वो नहीं दे पाते। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आप अगर जन्म कुंडली को देखते हैं तो उसको इस वीडियो को देखने के बाद समझने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी जन्म कुंडली में ग्रहों का दायित्व तो या तो आपकी मदद करने का होता है या आपके लिए बाधाएं पैदा करने का होता है। बीच में भी कुछ ग्रह बचते हैं जिनका रोल होता है न तो आपकी भलाई करना न बुराई करना। भाषा की दृष्टि से इसे तटस्थ होना कहेंगे या न्यूट्रल होना कहेंगे, न्यूट्रलिटी कहेंगे, बीच में होना, उदासीन होना, न तो मित्र होना न शत्रु होना। और जो ग्रह अनुकूल हैं उनको कारक कहते हैं। अब देखिए कि कारक ग्रह कब निष्फल हो जाते हैं। मूल रूप से लग्न स्थान का स्वामी, पहले त्रिकोण यानी पांचवें भाव का स्वामी और दूसरे त्रिकोण यानी कि नवम भाव का स्वामी आपके लिए कारक ही होते हैं। अगर इनमें से कोई एक ऐसा भाव है जिसमें पड़ी हुई राशि का स्वामी दो राशियों का स्वामी है और दूसरी राशि किसी अशुभ भाव में पड़ गई, जैसे अष्टम, तो उस सिचुएशन में शुभ भाव जीत जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ग्रह कैसे निष्फल होते हैं। लग्नेश अगर छठे, आठवें या 12वें भाव में चला गया तो छठे भाव में जा करके पहले भी बताया है, शत्रुओं की समस्याएं, केस मुकदमों की समस्याएं, वाद विवाद, कर्जे, बीमारी, यहाँ तक कि जेल जैसी समस्याएं आती हैं। अष्टम भाव में चला जाए तो समस्याओं की डिग्री और बढ़ जाती है और व्यक्ति असहाय हो जाता है, फाइट करने की स्थिति में भी नहीं रह जाता। और 12वें भाव में चला जाए तो फाइट करना ऐसा हो जाता है जैसे कि एक चींटी एक पहाड़ से फाइट कर रही हो। समस्याएं इतनी बड़ी आ जाती हैं। 12वें भाव में लग्नेश चला गया, इससे बढ़ करके खतरनाक स्थिति और कुछ सोची नहीं जा सकती है। 12वें भाव में लग्नेश चला गया, इससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति कुंडली में दूसरी नहीं हो सकती। और ऐसे नेटिव को खतरा होता है अचानक से आने वाली सैलाब में, बाढ़ में बह जाने का। आपने वो वीडियो कहीं देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग एक सूखी नदी के बीच में खड़े होकर के सेल्फी ले रहे थे। वहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह थे, रॉक्स पड़े थे, उस पर खड़े होकर अपनी सेल्फी ले रहे थे। अचानक से उस सूखी हुई नदी में बरसाती पानी आ गया या कहीं से बांध खोल दिया गया था, संभवतः बरसाती पानी था। सैलाब जोर से आया, कुछ लोग सतर्क थे, वो जल्दी जल्दी किनारे हट गए, कुछ लोग जल्दी नहीं हट पाए, वो बीच में ही पत्थर पे खड़े रहे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और वो बढ़ता ही गया। लास्ट में उनके लिए खड़े रहना मुश्किल हो गया और अंत में उसको भागना पड़ गया वहाँ से। मतलब अंत में उन सारे लोगों को जो किनारे थे उनको भागना पड़ गया जान लेकर के, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ता चला गया और उसकी जो रफ्तार थी, करंट बढ़ती चली गई। और बीच में जो लोग थे उनको तो कुछ करने का मौका ही नहीं लगा, चीख पुकार मच गई। जल्दी ही पानी ने उनके पैरों को उखाड़ दिया और अपने साथ बहा करके ले गए। और नज़दीक में ये घाटी थी, उसमें सभी बह के गिर गए, बचने का कोई चांस नहीं था। उनके शरीर भी मिल जाते इसका भी कोई चांस नहीं था। पता नहीं कितने किलोमीटर दूर पानी ले जाएगा उनको, ले जाता उनको, ले गया होगा। इस तरह का खतरा तब होता है जब लग्नेश 12वें भाव में हो। 8वें भाव में हो तो खतरा कम होता है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा होता है। जैसे आप 2000 माइल दूर जा रहे हैं, ट्रेन पर चढ़े, ट्रेन पर चढ़ने के कुछ घंटे पहले आपको बुखार आ गया, तेज वायरल बुखार। आपने सोचा नॉर्मल बात है,
2 दिन के अंदर अंदर ट्रेन में ही आपकी मौत हो गई। क्या वो व्यक्ति बीच में कहीं उतर सकता था, लेकिन उसकी बुद्धि ने उसका साथ नहीं दिया? क्या वो अपने टिकट को कैंसिल कर सकता था? नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके साथ अब उसका प्रारब्ध लग चुका था। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, आयु का भी भाव होता है। तो लग्नेश अगर अष्टम भाव में बैठ जाए शनि को छोड़ करके, तो बीच रास्ते में मृत्यु का खतरा होता है, लेकिन कम से कम यह उतनी डरावनी नहीं होती, उतनी हृदय विदारक नहीं होती है। इसमें मूर्खतापूर्ण डिसीजन शामिल होते हैं। और छठे भाव में बैठ जाए तो मौत तो नहीं होगी, लेकिन बीमारियां चलती रहेंगी, जेल यात्रा का भी खतरा है, दुश्मनों का खतरा है। अब दुश्मन जिस तरह से अटैक करे, कोई मुकदमा करे, कोई मारपीट करे, कोई इंसल्ट करे, कोई अपमानित करे, कोई डराए, कोई धमकाए, कोई बदनामी फैलाए, कोई इससे भी आगे बढ़ करके बहुत कुछ कर सकता है। जितना खतरनाक दिमाग होगा वैसा कर सकता है। तो आपने देखा कि इस स्थिति में लग्नेश का जो शुभत्व है, जो कारकत्व, वो बिल्कुल खत्म हो गया। लग्नेश इस लायक रहेगा कि वो आपकी मदद कर पाए, तब ना वो आपकी मदद करेगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा। वो है तो वो कारक। लग्नेश सबसे ज़्यादा मदद करने वाला ग्रह होता है, और लग्नेश की पोस्ट परिवार के मुखिया की होती है। जैसे किसी मंत्रिमंडल में सभी मंत्री मिल करके किसी एक मंत्री को अपना प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, तो सभी उसे सबसे ज़्यादा पावर दे देते हैं। इसी तरह जो भी प्लैनेट लग्नेश होता है, बाकी सारे ग्रह, बाकी सारी राशियाँ, बाकी सारे भाव उस प्लैनेट को सबसे ज़्यादा अधिकार और पावर दे देते हैं। अब बात कर लें कि और किन दूसरे तरीकों से निष्फल होता है। तो जब लग्नेश भी निष्फल हो सकता है, तो बाकी ग्रहों की क्या दशा होगी, सोचिए। पंचमेश भी अगर षष्ठ में, अष्टम में और द्वादश में चला जाए, तो उस व्यक्ति का जो कैरियर है उस पर ग्रहण लग जाता है। पंचम अगर षष्ठ में चला गया तो पढ़ाई में, कैरियर में मेजर बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी, उसी में उलझे रहेगा। आठवें में चला गया तो बिल्कुल असफल हो जाएगा। और अगर 12वें में चला गया तो असफलता के कारण जो होंगे वो बहुत बड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे। मुकाबला चींटी और हाथी जैसा होगा, या सच पूछिए तो एक मच्छर और एक पहाड़ जैसा मुकाबला होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये तीनों भाव ज़्यादा अशुभ हैं, और इनमें कोई भी शुभ ग्रह बैठे, अगर नवम स्थान का स्वामी बैठ जाए तो वो कारक। लेकिन इस वीडियो का विषय ये है कि कभी कभी किसी जन्म कुंडली में दो दो कारक ग्रह इन तीनों में से किसी भाव में बैठ जाते हैं। आज ही मैं एक जन्म कुंडली देख रहा था, एक क्लाइंट आया हुआ था। वैसे उसका नाम प्रतीक है, प्रतीक सिन्हा। वह गुजरात में रहता है, लेकिन अभी मेरे होम टाउन में आया हुआ था। तो चूँकि वो मेरा पड़ोसी है, तो उसने कुछ बातें दिखलाई, तो उसकी जन्म कुंडली देखने का मौका मिला। वो लड़का काफ़ी इंटेलिजेंट है। जब बहुत छोटा था तो वह मेरा स्टूडेंट भी था, लेकिन अब जब आया तो जॉब कर रहा था। इस बीच में पिछले 10-15 सालों में उसके जीवन में भी और उसके पेरेंट्स के जीवन में भी बहुत परिवर्तन हुए। इन लोगों ने बहुत नीचे से उठ करके काफ़ी हद तक जो एक मिडिल क्लास फैमिली को अचीव करना चाहिए वो किया। लेकिन उसकी जन्म कुंडली में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही थी। वो इतनी रोचक जन्म कुंडली थी और उसकी लाइफ से इतना मैच कर रही थी कि इस पर एक अलग वीडियो बनाना ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक रेलिवेंट बात ये बता दूँ कि उसका लग्नेश 12वें भाव में था और उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी शादी सेट नहीं हो रही है। वो जॉब में है लड़का, अच्छी खासी जॉब में है, अहमदाबाद सिटी में एक बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छे पोस्ट पे। एक ऐसा समय था जब उसके परिवार में काफ़ी स्कैर्सिटी थी, काफ़ी पॉवर्टी थी, लेकिन उसने पैसे कमा करके अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ना उसका कोई और भाई है ना बहन है, तो उसने अपने पेरेंट्स के लिए एक शानदार मकान बनवाया। वो मकान हम लोगों को भी देखने का मौका मिला, क्योंकि जब गृह प्रवेश
की रस्म हो रही थी, तो हम सब लोगों को प्रीति भोज में आमंत्रित किया गया था। तो एक झलक हमने अंदर की देखी। बाहर से काफ़ी भव्य था, छोटा घर था लेकिन काफ़ी अच्छा था। तो वो सब उस लड़के ने किया और उस लड़के की शादी सेट नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसका जो सप्तमेश था मंगल, वो सूर्य के बिल्कुल करीब था। सूर्य और मंगल मित्र हैं, लेकिन सूर्य के नज़दीक कोई भी ग्रह चला जाता है तो वो अस्त हो जाता है। जब दिन में सूर्य दिन में रहता है तो क्या हम सितारों को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, सिर्फ सूर्य की रोशनी तेज होती है। लेकिन क्या वहाँ पे सितारे मौजूद नहीं रहते हैं? लेकिन उनकी रोशनी नहीं दिखती है। ज्योतिष में क्या होता है कि सूर्य के नज़दीक कोई भी ग्रह, जैसे बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल, ये सब जब बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं तो वो दिखना बंद हो जाते हैं, तो वो निष्फल हो जाते हैं। तो उस लड़के का जो प्रतीक जिसका नाम था, उसका सप्तमेश 11वें भाव में सूर्य के बिल्कुल करीब था। और मैंने एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर में उसकी जन्म कुंडली निकाली तो देखा कि सप्तमेश भी अस्त है और लग्नेश 12वें भाव में। इसलिए न सिर्फ उसको अपने कैरियर में गुजरात स्टेट में समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का वर्णन मैंने उससे किया, वो एग्री था, वो सहमत था कि हाँ ये समस्याएं हैं। उसके विवाह में भी अड़चनें आ रही हैं और उसका जन्म 1989 का था। आप खुद देख लें कि उसकी उम्र क्या हो रही होगी। जब छोटा था तो मैंने उसे कुछ दिन पढ़ाया भी था, क्योंकि मुझे इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता था। वह नटखट भी था, बहुत जिद्दी भी था। अब ये बातें याद आती हैं तो लगता है कि वही बच्चा बड़ा होकर के कितना होशियार हो गया। और अकेले उसने अहमदाबाद में रह कर के वर्षों तक एक रॉयल जॉब किया। तो उसकी जन्म कुंडली पर मैं एक विस्तार से कुंडली बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ये सारे कुछ कारण हैं जिसमें कि ग्रह जो है निष्फल हो जाते हैं। एक और भी स्टेट है जिसमें कि कोई भी ग्रह निष्फल हो जा सकता है, और वो है उसका नीच का हो जाना। अगर वह नीच का हो गया है तो जैसे कि शनि मेष राशि में हो तो नीच का हो जाता है, उसकी पावर्स बहुत कम हो जाती हैं। अगर वो कारक है तो अच्छा फल नहीं दे पाएगा, अगर अकारक है, मारक है, तो अपना बुरा फल भी ज़्यादा नहीं दे पाएगा। हालांकि इसमें यह भी देखना है कि वो किस भाव में बैठा है। जैसे बुध कन्या राशि में उच्च का है तो काफ़ी पावरफुल हो गया, प्राइम मिनिस्टर के समान पावरफुल हो गया। अगर कन्या राशि से एक राशि आगे या पीछे है तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जैसा प्राइम पावरफुल हो गया। अगर कन्या राशि से 2 भाव आगे या 2 भाव पीछे है तो किसी चीफ मिनिस्टर जैसा पावरफुल हो गया। और जब नीच का हो गया तो एक चपरासी से भी कमजोर हो गया। तो जिनका भी कारक ग्रह नीच का हो जाता है, वो जानते हैं कि उनके जीवन में उनकी औकात क्या है, वो ग्रह उनको बता देता है। अगर उनके रोजगार नौकरी का कारक प्लैनेट नीच में है या रोजगार के भाव में कोई नीच का ग्रह बैठ गया है तो उनकी औकात जो है, एक तो उनका जो जॉब है वो कभी भी सिक्योर नहीं होगा, और दूसरा एक गांव में कहावत है कि ढेला पर के भात, अर्थात जमीन पर फेंके हुए चावल कितना भरोसा कर सकते हैं, कितना काम देगा जमीन पर फेंके हुए चावल, कितने काम देंगे। तो गांव की कहावत है ढेला पर के भात। तो नीच का जो होता है बस बस काम चलाता है और घिसटी हुई जिंदगी होती है, मतलब ड्रैगिंग लाइफ होता है, ड्रैगिंग फाइनेंशियल लाइफ होती है और घसीट घसीट करके जीवन गुजरता है। काफ़ी अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उसके साथ बहुत मिसबिहेव, बहुत मिसट्रीटमेंट होती है, और चाह करके भी वह जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि संभावना ये होती है कि आपने वो बात सुनी होगी कि द बॉस इज ऑलवेज राइट। तो इस डर से वह सही बातों को भी जोर से नहीं बोल सकता। सही बातों को जोर से बोलना क्या, सही बात को भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ज़्यादा बोल गया। आप इस बात को जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ज़्यादा बोल गया तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जान गए, फिर आप उससे बोर हो गए,
फिर आप उससे तंग आ गए, और अगर कोई व्यक्ति कम ही बोला, कम ही बात की, तो कम से कम उसके लिए एक कोना खाली रहता है दिमाग में। इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि हर समस्या का समाधान ज़्यादा बोल देना है। कभी कभी कम बोलना, चुप रह जाना भी बहुत कुछ बोलने से बढ़ के हो जाता है। क्या आपका अपनी जन्म कुंडली के किसी पार्ट को लेकर के कोई क्वेश्चन है? अगर है किसी भाव को लेकर के, तो हम पहले भी कह चुके हैं कि उसका जवाब फ्री है। सिर्फ समूची जन्म कुंडली दिखाने का एक फीस का मोड है, उसमें भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन ये दिया गया है कि अब जैसे कि 500 रुपये की फीस है, और बहुत सारे लोगों के पास 500 रुपये भी नहीं, क्योंकि नौकरी छूटी हुई है, नौकरी लग नहीं रही है, संभवतः परिवार से भी कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, कि हो सकता है पेरेंट्स ना हों या पेरेंट्स दूर हों, या पेरेंट्स के पास खुद पैसे नहीं हों। अब वहाँ रोटी कैसे चल रही होगी? सूखी रोटी भी मिल रही होगी नहीं, रात को एक टाइम का खाना भी मिल रहा होगा कि नहीं? क्या ऐसे लोगों की कमी है? लेकिन अगर ऐसे लोग 500 रुपये नहीं तो कम से कम एक छोटी सी फीस में तो आ सकते हैं, जैसे 300 रुपये की फीस में आ सकते हैं, 200 रुपये की फीस में। लेकिन अगर वो अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे नहीं, तो हम जानेंगे कैसे कि आपके साथ किस तरह की समस्या है? और रह गई बात कि बिल्कुल फ्री करवाना, न तो आपके लिए हितकर है, न मेरे लिए हितकर है, न उससे इस विद्या का सम्मान होगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ बिल्कुल फ्री हो जाती है ना, तो उससे लाभ भी नहीं मिलता है। क्योंकि आपने ज्योतिषी से जन्म कुंडली दिखवा ली, उसके बाद वो अपने घर चला गया, आप अपने घर चले गए, तो उससे इस विद्या को सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलती है, विद्या सस्टेन नहीं करेगी। आज संस्कृत भाषा इतनी कठिन है, अगर उसको सरकार प्रोटेक्शन न दे, पेट्रोनाइज न करे, तो संस्कृत कितने लोग सीखेंगे? संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत की वोकैबुलरी, संस्कृत का ट्रांसलेशन, संस्कृत का स्पोकन कितने लोग सीखेंगे? तो जो विद्याएं सर्व कल्याणकारिणी हैं, और संस्कृत क्या है? देववाणी है। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, और जब हम संस्कृत में देवताओं से स्तोत्र पाठ करते, माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करते, ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहं। तो क्या होता है? माता महालक्ष्मी पिघलने लगती हैं, कि संस्कृत का जो वाइब्रेशन है, वो हमारी आपकी दुनिया का वाइब्रेशन है नहीं, उसका वाइब्रेशन देवताओं की दुनिया का है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। अर्थात हे सरस्वती देवी, मेरे अंधकार को दूर करो। तो इस वजह से संस्कृत भाषा अमर थी और अमर रहेगी, क्योंकि उसके श्लोकों में, उसके मंत्रों में देवताओं की वाइब्रेशन है, गॉडेस की वाइब्रेशन है। वैसे आप अगर अपनी टूटी फूटी हिंदी में, बंगाली में, तमिल में, पंजाबी में, मराठी में, कन्नड़ में, तेलुगु में भी माँ लक्ष्मी से बोलेंगे तो वो सुनेगी। खास करके तब जबकि आपके रोने में और आपके कहने में कोई अंतर नहीं रह गया हो, और किसी के सामने रोया जा सके या नहीं जा सके, लेकिन अस्तित्व के सामने रुलाई फूट जाती है। जब आपको ये पता चलता है कि अस्तित्व मेरे लिए जिंदा है, और अस्तित्व मेरे लिए खड़ा है, और ये मुझे डूबने नहीं देगा, तब आपकी रुलाई फूटती है। जब आप देखते हैं, आप खुली आंखों से नहीं देखते, आप महसूस करते हैं, लेकिन ये महसूसियत, ये अनुभूति खुली आंखों से सामने किसी हाड़ मांस के इंसान को देखने से बढ़ करके होती है। ईश्वर ने कब कहा है कि
मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और ईश्वर तो आपके लिए काफ़ी रिलैक्सेशन भी दे सकता है। खैर, इससे एक बात अच्छी है कि जब हम ज्योतिष की चर्चा करते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें जीवन की आ जाती हैं, और जब तक आपके अंदर जीवन की बहुत सारी अनुभूतियाँ, बहुत सारे अनुभव नहीं जमा होंगे, तब तक आप परिपक्व और मैच्योर भी कैसे होंगे? जब तक आम पकेगा नहीं तब तक गिरेगा नहीं, और कच्चे आम को टूटने में बहुत कष्ट है, उससे बहुत ज़्यादा लाभ भी नहीं है। हो सकता है गिर करके वह टूट जाए, क्योंकि पकेगा तो खा नहीं सकते हैं। बहुत कीजिएगा तो चटनी बना लीजिएगा, चटनी कौन खाना चाहता है? तो इन्हीं सारी बातों की मैंने आपसे चर्चा की। अगले वीडियो में एक जन्म कुंडली का उदाहरण लेके आपसे मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।